हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश पीसीएस का चौथा टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन निर्धनता की समाप्ति, दूसरा जलवायु कार्रवाई, तीसरा जवाबदेह उपभोग एवं उत्पादन, चौथा सशस्त्र संघर्षों पर रोक। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इनमें से डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सही नहीं है। चलिए आइए इसी कड़ी में दूसरा सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है फिच FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 के पहले संस्करण पुरुष और महिला निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए हैं। पहला ऑप्शन सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ओमान और चौथा कतर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से ओमान हमारा जो हो जाएगा सही ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए चौथा ऑप्शन का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, पहला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्या उड़ीसा में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्या असम में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान क्या उत्तराखंड में है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान क्या हिमाचल प्रदेश में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, चलिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आइए हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, किससे, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चलिए आइए बोर एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ अवस्थित है, कहाँ पे ये हैं। ठीक है, चलिए आइए बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, मैच करा लीजिए। तो बोर महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, हो गया। और वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पड़ता है। ठीक है, मैच करा लीजिए। काली काली कहाँ पड़ता है, काली कर्नाटक, का से कर्नाटक में पड़ता है, इसे मैच करा लीजिए। और सारिस्का जो है वो राजस्थान में पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है पूरी तरीके से सही है। हो गया। चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव ईंधन की फसलें हैं, कौन सी जैव ईंधन की फसलें कौन सी हैं। पहला करंज, महुआ, जेट्रोफा। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। भैया इनमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। जैव ईंधन की फसलें जो हैं करंज भी है, महुआ भी है और जेट्रोफा भी है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम अगला सवाल देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन संबंधित है किससे, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, ये यूट्रोफिकेशन जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस देश में किया गया है। पहला फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में किया गया है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सुरेंद्र सिंह को, हार्दिक सिंह को, कृष्ण बहादुर पाठक को, हरमनप्रीत सिंह को। चलिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है, सही है। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है, क्या कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, ठीक, घटपाड़ी, जलोदपिद। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ये घटपाड़ी जो है जलोदपिद सुमेलित नहीं है। बाकी अमरबेल, तना,
ठीक, चंदन जो होता है जड़ परजीवी होता है और आर्किड जो होता है अधिपादप होता है। ठीक, चलिए आइए इसी कड़ी हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में कौन शामिल है? कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोरिएक्टर और बायोवेटिंग। ठीक, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? क्या पूछा है? जैव उपचार की स्वस्थानीय पद्धति में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसमें बायो वेटिंग सही है। क्या है? बायो वेटिंग पूरी तरीके से इसमें से सही है। चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? 11 नंबर सवाल दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं पूछा है। चलिए, मोती झील कहाँ पड़ता है? क्या कानपुर में पड़ता है? सुर सरोवर मथुरा में, बरुआ सागर झील झांसी में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, सुर सरोवर जो है वो गलत है। बाकी मोती झील कहाँ पड़ता है? कानपुर में पड़ता है। बरुआ सागर झील झांसी में पड़ता है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में पड़ता है। ये हमारे ऑप्शन क्या है? पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों का सही क्रम करना है। पहला दक्षिण 24 परगना, कच्छ का उत्तरी अंडमान, कच्छ उत्तरी अंडमान दक्षिण 24 परगना, जामनगर कच्छ उत्तरी अंडमान दक्षिण 24 परगना, जामनगर उत्तरी अंडमान। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इनमें से ए ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए 13 नंबर सवाल देख लेता हूँ। दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा है। जनवरी 2024 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का नतीजे वाला सबसे छोटा टेस्ट मैच था। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ठीक, सेंचुरियन, केप टाउन में, जोहान्सबर्ग में, डरबन में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? केप टाउन में आयोजित किया गया था। आप लोग सही टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं 14 नंबर सवाल पे। कह रहा है JCB साहित्य पुरस्कार 2023 कौन सा? JCB साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास फायर बर्ड के लेखक कौन है? चलिए, पहला पेरुमल मुरुगन, नंदिनी दास, शीतल महाजन, साइमा वाजिद। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इनमें से पेरुमल मुरुगन जो है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेता हूँ। बिल्कुल, चलिए निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। किसमें? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। आपको बताना है कि इन राज्यों में किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है इनमें से केवल अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया प्यारो? सही हो गया। चलिए आइए 16 नंबर का सवाल देख लेते हैं। कह रहा है बेवर या दहिया, क्या बेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली किस राज्य में पाई जाती है? पहला उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। आपको बताना है कि इनमें से बेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो भैया ये मध्य प्रदेश में पाई जाती। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पाई जाती। बेवर या दहिया नामक स्थानांतरित कृषि प्रणाली अपने पड़ोसी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आइए 17 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 17 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है? एक तरफ कथन है और एक तरफ कारण है। ठीक, तो आपको बताना है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। ये कथन है। कारण क्या है? मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये बात पूरी तरीके से हमारी सही है। ठीक है, क्या है? पूरी तरीके से ये बात हमारी क्या है? सही है। लेकिन मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? इसमें सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2023 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन 3 न्यायाधीशों में कौन शामिल नहीं था पूछा है। ठीक है, चलिए जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा
पहला ऑप्शन जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस संदीप मेहता। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई थी, कौन से इसमें शामिल नहीं था? तो भैया जस्टिस रितु बाहरी जो थे ये शामिल नहीं थे, बाकी संदीप मेहता थे, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह थे और सतीश चंद्र शर्मा थे। तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थानीय पद्धति है? चलिए राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जैव मंडल आगार, जीन बैंक। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु बायो स्थानीय पद्धति के अंतर्गत है? ठीक है, चलिए आपको बताना है कि जो जीन बैंक है ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ें। ओके 20 नंबर सवाल इसी लगे हाथे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इटावा क्या वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़ क्या वाद्य यंत्र ढोलक के लिए प्रसिद्ध है? गाजियाबाद क्या अभियांत्रिकी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? और लखीमपुर खीरी क्या जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि इनमें से ये ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी इटावा जो है वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गाजियाबाद अभियांत्रिकी उत्पादक और लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के बारे में प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? अर्थ आवर पहल किस संस्था है? ठीक, WWF जिसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनिफेस की, जर्मन वाच की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया WWF की एक संस्था है जिसको हम अर्थ पावर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ओके अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं इसी वक्त। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। किसमें? पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया पौधों में फ्लोएम मुख्यतः जो होते हैं वो आहार वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए आइए 22 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बात किया जा रहा है। किसके संदर्भ में? ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बात किया जा रहा है और 4 नंबर दिए हैं। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है क्या? ये आपको बताना है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जा रही। इंद्रावती तथा मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश तथा भारत में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील से होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंद्रावती तथा मंजीरा इसकी सहायक नदियां नहीं है। ये हमारा क्या है? पूरी तरीके से गलत है। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश तथा भारत में है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही है। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए 24 नंबर हमारा सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? चलो भैया जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा गुजरात। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख एवं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नागालैंड एवं त्रिपुरा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलिए ऊपर से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, पंजाब बनाता है, लद्दाख बनाता है और गुजरात तक पाकिस्तान से इसकी सीमा टच होती है। समझ में आ गया? चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा 25 नंबर का सवाल। चलो भैया क्या कह रहा है? हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान
ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ का सम्मान है? इटली का है, से सम्मानित किया गया है। किसको? सलमान खान को, कबीर बेदी को, अमिताभ बच्चन को और शाहरुख खान को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इनमें से कबीर बेदी जो हैं इनको इटली का नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। वो कौन व्यक्ति हैं? कबीर बेदी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल हमारा देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलो भैया अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ हिमालय के नाम, दूसरी तरफ वो कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आइए भैया। पंजाब हिमालय, क्या पंजाब हिमालय की बात किया है तो पंजाब हिमालय कहाँ पे पड़ता है? सतलुज और सिंधु नदी के मध्य में पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, क्या सतलुज और सिंधु नदी के मध्य में पड़ता है क्या पंजाब हिमालय। चलिए दूसरी बात, कुमायूं हिमालय की बात की जा रही है तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज एवं काली नदी के मध्य पड़ता है। ठीक है, अगली बात नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पड़ता है। असम हिमालय, असम हिमालय कहाँ पड़ता है? तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच बी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन? हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए 27 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। चलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइडनासी, क्रिस्टल वायलेट, प्रतिरोधी, क्विनीन, मलेरिया रोधी और एस्पिरिन निश्चेतक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो इसमें से डी वाला सुमेलित नहीं है। बाकी आप लोग क्लोरोमाइसेटिन जो होता है टाइफाइडनासी होता है, क्रिस्टल वायलेट जो होता है ये प्रतिरोधी क्षमता होती है। ठीक, क्विनीन जो होता है ये मलेरिया रोधी दवा होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल फटाफट देख लेते हैं। 28 नंबर कह रहा है फिर से कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। चलिए 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा भारत मालदीव के मध्य, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य, डंकन पैसेज लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य और कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता उत्तरी अंडमान के मध्य। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भैया ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है। ठीक है, उसके बाद 9 डिग्री चैनल की बात किया जा रहा है, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य में है। ठीक, और कोको चैनल की बात करें तो कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान निकोबार के द्वीप में है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ें। चलो ठीक है, 29 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। कौन सा? 29 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश है, क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है भारत द्वारा सीमेंट का सर्वाधिक निर्यात श्रीलंका को किया जाता है, क्या ये भी बात सही है? ये चीज आपको बताना है। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल जो है हमारा वो कह रहा है कि भैया हमारा जो दूसरा ऑप्शन भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक नहीं है, शीर्ष उत्पादक नहीं है, इसमें कहा है तो ये बात हमारी गलत हो गई है। और दूसरा नंबर बात भारत द्वारा सीमेंट का सर्वाधिक निर्यात जो है श्रीलंका को किया जाता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, चलिए आइए आगे देख लेते हैं हमारा अगला सवाल क्या कहता है। चलिए 30 नंबर सवाल हमारा ये कहता है एक तरफ झील है दूसरी तरफ राज्य है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए भैया बताइए, सूरज कुंड बिहार में पड़ता है क्या? रूप कुंड क्या हरियाणा में पड़ता है? लोकटक झील क्या मणिपुर में पड़ता है? पेरियर क्या कर्नाटक में पड़ता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। ठीक, जो लोकटक झील है ना वो मणिपुर में है, ये बात हमारा सत्य है। बाकी ये 3 ऑप्शन इसके गलत हो गए हैं। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और उसके भारत पर प्रभाव पर पुस्तक, ठीक, जिसको कहते हैं कलेक्टिव स्पिरिट, ठीक, कंसंट्रेट एक्शन, किसने लिखी है? एस हुसैन जैदी ने, शशि शेखर वेम्पति ने, अमिताभ कांत ने, फिरोज वरुण गांधी ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया जो ये पुस्तक है शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है। आगे बढ़ें इसी
कड़ी में दे। ठीक है, चलिए भैया, कथन कारक का सवाल है, पूछा जा रहा है कथन में कि कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, यह भारत का देशज पौधा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाँ भैया, कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, ये बात तो पूरी तरीके से सही है। ठीक, लेकिन यह भारत का देशज पौधा है, ये भी बात सही है। तो हमारा इनमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के भाग सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए, राजभाषा भाग 17 में, संघ राज्य क्षेत्र का भाग, ठीक, 8 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का भाग 10 में, ठीक, निर्वाचन आयोग 11 में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो भैया हमारा जो ये है डी वाला ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से, ठीक है, निर्वाचन किस में पड़ता है, ये 15 में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। 34 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। क्या कह रहा है, भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। क्या सवाल है कि भारत के जो पूर्वी तट है इसकी तुलना में पश्चिमी तट जो है चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। अगला सवाल हमारा इसी में 2 नंबर कह रहा है कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से केवल दूसरा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, बाकी पहला ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए आइए 35 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 35 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, क्या ये बात सही है। अगला, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, क्या ये बात सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, क्या ये बात सही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो भैया दमदमा से एक ही कब्र से तो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये बात पूरी तरीके से सही है, लेकिन खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, ये बात क्या है, पूरी तरीके से गलत है। तो हमारा क्या है, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ए और सी हमारा पूरी तरीके से इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक, चलिए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, तो भैया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे 1946 में जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की गई थी उसके सदस्य नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये लोग थे। ठीक, चलिए 37 नंबर का सवाल देख लेते हैं। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। क्या अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, वत्स की राजधानी साकेत थी, अंग की चंपा थी, मगध की राजगृह थी। तो इनमें से कौन सा हमारा सवाल सही है। तो भैया वत्स जो है हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे तीनों ऑप्शन क्या हैं, वो सही हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। एक तरफ अशोक के शिलालेख हैं, एक तरफ राज्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें मैच कराना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो मैच करा लेते हैं। पहला, एक तरफ धौली, धौली कहाँ पड़ता है, धौली जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। आगे एर्रागुड़ी, एर्रागुड़ी कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कालसी जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आप लोग यहीं पे मैच करा लीजिए। धौली कहाँ पड़ता, उड़ीसा में, एर्रागुड़ी कहाँ पड़ता, आंध्र प्रदेश में, कालसी उत्तराखंड में, और सोपारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा कौन सा नंबर है, हमारा 39 नंबर है। चलिए आइए, एक तरफ स्कंदगुप्त के अभिलेख हैं और दूसरी तरफ वो कहाँ पे अवस्थित हैं। चलिए 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल में क्या है। ठीक है, भीतरी स्तंभलेख क्या प्रयागराज में है, गढ़वा क्या गाजीपुर में, काहोल बुलंदशहर में, इंदौर ताम्रपत देवरिया में। चलिए आपको मैच कराना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है कि
हमारा भीतरी स्तंभ लेख वो गाजीपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में पड़ता है। तो आपको ऑप्शन भी देखते रहना है भाई। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में। और गढ़वा शिलालेख कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज में पड़ता है आपके। कहोम कहाँ पड़ता है? कहोम जो है देवरिया में पड़ता है। और इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर में पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, चलो याद रट लीजिएगा, भीतरी गाजीपुर में, गढ़वा प्रयागराज में, काहोम जो है देवरिया में, इंदौर ताम्रपत्र बुलंदशहर में। इसको रट्टा मार दीजिए। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल 40 नंबर। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य का क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी और चौथी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो भैया ये पहली ही अनुसूची में बता दिया जाता है कि राज्य के नाम और संघ सूची, ये सारी चीज़ें पहली ही आपके अनुसूची में मिल जाएगी। चलिए आइए 41 नंबर का सवाल हम अब देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है कौन सा कथन सही की बात कर रहा है? कौन सा कथन इनमें से सही है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, क्या ये बात सत्य है? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, क्या ये बात सत्य है? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, क्या ये बात सत्य है? हर्षेय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, क्या ये बात सत्य है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। तो भैया अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। एक 42 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था, क्या यह बात सही है? कृष्ण देव राय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात था। राजसी तांगड़ी का युद्ध 1575 में हुआ था, क्या ये बात सही है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इटली का यात्री जो निकोले कोंटी था वो देवराय प्रथम के काल में आया था, ये बात पूरी तरीके से सही है। दूसरा, कृष्णदेव राय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से जाना विख्यात था, ये भी बात हमारा क्या है? सही है। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए इसी कड़ी में हम अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? क्या पूछा है? संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको बताना है कि भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो आपको इसको इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इनमें से एकहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। चलिए, केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक। ये बातें हमारी क्या हैं? सही हैं। चलिए आइए 44 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। चलिए, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। चलिए आपको बताना है, ठीक, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु जो है वो 1720 में हुई थी। कब हुई थी? 1720 में हुई थी। अगली बात कर लेते हैं कि पुरंदर की संधि 1765 में हुई थी, ठीक। शिवाजी आगरा में कब कैद हुए थे? औरंगजेब ने इनको कैद कर लिए थे। तो कब कैद किए थे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कैद किए थे 1666 में, ठीक। और हमारा बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त कब किए गए थे? 1680 में। तो अब इसी तरीके से हम मैच करा लेते हैं। एक का सॉरी, ये इसमें से थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। एक का 3 है। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1680, ठीक है। और बी का 1 सही है, और सी का 4 सही है, और डी का जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक। बाजीराव प्रथम की 1720 में, ठीक। तो बाकी इसमें से सही ऑप्शन, इसका मतलब हमारा जो इनमें से 44 नंबर का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक, जिसको हम लोग
अपार बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? हमारे दोनों ऑप्शन पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। चलिए 46, कौन सा 46 नंबर का सवाल हमारा कह रहा है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतरंगड़ी की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। राजा जयसिंह राजतरंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक हैं। इसमें कुल 8 तरंग तथा एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया इनमें से हमारा पहला भी ऑप्शन सही है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, इसमें अंतिम शासक जयसिंह के बारे में राजतरंगड़ी में है और इसमें कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक भी हैं। तो इसका मतलब हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक, चलिए आइए 47 नंबर देख लेते हैं। कथन कारक का सवाल है, पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। दूसरा, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों दिल्ली तथा पौंडचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये बात दोनों सही है। ठीक है, क्या है? दोनों सही है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों दिल्ली और पौंडचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को मिलाकर बनता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि अगला सवाल इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। नीचे दिए गए कथनों को कालक्रम व्यवस्थित तरीके से लगाना है। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनमें से देख लेते हैं क्या कह रहा है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। कब? 1527 में हुआ था। उसके बाद आ जाता है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। उसके बाद पड़ता हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक, एक क्या कौन सा है? सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में पड़ता है। कब पड़ता है? 1724 में पड़ता है। तो आप लोग मैच करा लीजिए। 1527 मतलब 2 के बाद 4, ठीक, फिर 3, फिर 1। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए आइए देखते हैं। चलिए इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से हमारा जो है 2 4 3 1 2 4 3 1 हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 49 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6ठी NSA स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? माले जो मालदीव में पड़ता है, कोलंबो जो श्रीलंका, पोर्ट लुइस मॉरिशस, चेन्नई जो भारत में पड़ता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। किसकी बैठक? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 6वीं बैठक है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था? देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरद्वितीय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। भैया देवराय द्वितीय ने जो विजयनगर के राजा थे, इन्होंने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए 51 नंबर सवाल देख लेता हूँ। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवधान है? ठीक, चलिए अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। सवाल हमारा एक बार फिर से पढ़ने को मांगता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 20 के 3 में है। किसमें? 20 के 3 में है। चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत में टाइटेनम धातु की खोज की है? किसकी? टाइटेनम धातु की खोज IIT मद्रास ने, IIT कानपुर में, IIT रोपड़ में, IISc बेंगलोर ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो IIT रोपड़, ठीक, हरियाणा में
हो गया। चलिए आइए आगे अगला सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति आशा मेनन को, न्यायमूर्ति जी रोहिणी को, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी को और न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलिए आइए बात करते हैं। इनमें से जो इसके अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति गीता मित्तल थे। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके लिए नियुक्त किया गया था? मणिपुर हिंसा के लिए नियुक्त किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट किस स्थान से लॉन्च किया गया है? ठीक है, चलिए कोरू अंतरिक्ष केंद्र फ्रेंच गुयाना से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से चाहे पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट किस स्थान से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कहता है? चलिए आइए बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार ठीक किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितना? न्यूनतम 40, अधिकतम 400, न्यूनतम 50, अधिकतम 450, अधिकतम न्यूनतम 50, अधिकतम 500, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। आपको बताना है अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की बात किया है तो भैया न्यूनतम 60 हो सकता है और अधिकतम क्या हो सकता है? 500। किसकी बात की जा रही है? विधानसभा के सदस्यों की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? पहला अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, ध्वनि तरंग। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ए ऑप्शन होगा। कौन सा? ए, अवरक्त तरंग। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, चलिए कह रहा है कि विचार करना है। ठीक, विचार तभी होगा जब पढ़े रहेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। किसकी बात की जा रही? राष्ट्रीय ध्वज की बात रही। कौन अपनाने, किसकी अपनाने की बात? भारत की संविधान सभा की बात की जा रही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। भैया इनमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बाकी 21 तीलियां नहीं 24 तीलियां हैं। ठीक, चलिए आगे 58 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित ठीक है, निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? अवरक्त तरंगे, एक्स तरंगे, दृश्य प्रकाश किरणें, रेडियो तरंगे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो जो तरंग दैर्घ्य की सबसे अधिक लंबाई जो होती है ना वो रेडियो तरंगे की होती है। किसकी? रेडियो तरंगे की। ठीक है, आगे बढ़े इसी कड़ी में। चलिए आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है? ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। ठीक है, 59 नंबर है। चलिए आइए मिलान कर ही लेते हैं। चलिए हमारा सूची 1 क्या कह रहा है? व्यय राशि। क्या? व्यय राशि परिकल्पना। ठीक, एक तरफ ग्रहों की उत्पत्ति सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसके प्रतिपादक हैं। क्या है? प्रतिपादक हैं। चलिए आइए बात करते हैं कि पहला वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक, दूसरी निहारिका परिकल्पना। कौन सी? दूसरी क्या कह रही है? निहारिका परिकल्पना। इसको भी मैच करा लेते हैं। इसको ये डी ऑप्शन लाप्लास ने
इसको प्रतिपादित किया है। चलिए आइए, ग्रहाणु परिकल्पना की बात किया जा रहा है तो ग्रहाणु परिकल्पना की बात चैम्बरलिन ने किया था और ज्वारीय परिकल्पना की बात जेम्स जीन तथा हेरोल्ड ने किया था। ठीक है, हो गया। इसका मतलब हमारा इस कड़ी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा इस कड़ी में जो है हमारा सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया था। कौन सा? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे की बात कर रहा है और कह रहा है कहाँ पे इसको खोला गया था। चलिए, कानपुर में, वाराणसी में, झांसी में, गोंडा में। आपको बताना है कि इसको कहाँ पे खोला गया था, तो इसको जो है ना गोंडा में खोला गया था। चलिए, इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2019 से 21 अवधि में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आता है। कौन सा पहला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए, 62 नंबर सवाल देख लेता हूँ, इसी लगे हाथे। ठीक है, चलिए, हमारा सवाल कह रहा है कि जो लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, जिसको LEADS लीड्स 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन हमारा, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। दूसरा, इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है, तो इनमें से हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए, 63 नंबर सवाल हम देख लेते हैं। 63 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों पर में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित किया है। ठीक, पहला जैसे युग होता है, फिर महाकल्प होता है, फिर कल्प होता है, फिर ईयान होता है। दूसरा ईयान होता है, युग, महाकल्प, कल्प, महाकल्प, कल्प, युग, ईयान, ईयान, महाकल्प, कल्प, युग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो भैया पहले ईयान होता है, उसके बाद महाकल्प, कल्प और उसके बाद अंत में युग आता है। इसका मतलब हमारा ये डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए आइए आगे सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, किन वस्तुओं का बुलेट प्रूफ, ठीक है। चलिए आइए, क्या कह रहा है, तो बहुलकों का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो केवलार, ये बात सही है, और लेक्सान, इन दो चीज़ों का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 65 नंबर सवाल। ठीक है, दिख रहा है, हाँ, सब ऑप्शन और क्वेश्चन सब दिख रहा है। चलिए आइए, 65 नंबर सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, सही बात आपको बताना है। चलिए, ब्राजील विश्व में गन्ने का बृहत्तम उत्पादक करता है, भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, केन्या विश्व में चाय का की मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलो भैया, ब्राजील विश्व में गन्ने का बृहत्तम उत्पादक करता है, ये बात भी सही है, और केन्या जो है विश्व में चाय का मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक देश है, ये भी बात हमारी सही है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए ये 66 नंबर हम देख लेते हैं, इसी लगे यहाँ। तो हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। क्या बात की जा रही, हाल ही में किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है। निशा बिस्वाला को, गीतिका श्रीवास्तव को, नंदिनी दास को और फाल्गुनी शाह को। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा जो सही है वो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी का बुक प्राइज प्रदान किया गया है 2023 का। ठीक है, चलिए आइए, फिर से हमारा वही सवाल आ गया है सूची 1 से सूची 2 को मैच कराने के लिए। ठीक है, चलिए आइए, अब तो ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। चलिए आइए, आपको बताना है कि इनमें से जो ब्लॉक एक तरफ पर्वत के प्रकार हैं और दूसरी तरफ पर्वत दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इनको बताना है। चलिए, ब्लॉक पर्वत कहाँ है, वास, जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो पकड़ ले जाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट की वजह से। संग्रहित पर्वत कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा, संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत कहाँ पे, रेनियर तथा हुड में। कहाँ पे, रेनियर तथा हुड में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं।
अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कहाँ पे है? सतपुड़ा तथा अरावली। कहाँ पे? सतपुड़ा तथा अरावली। और वलित पर्वत इंडीज तथा आल्प्स में। तो इसका मतलब हमारा ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेती है। ब्लैक पर्वत कहाँ पे? वास, जेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट में। संग्रहित पर्वत रेनियर तथा हुड में। अवशिष्ट पर्वत सतपुड़ा तथा अरावली में। और वलित पर्वत कहाँ पे है? एंडीज तथा आल्प्स में। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है 68 कि भैया कौन सा सही है। ठीक, कौन सा सही की बात कर रहा है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक चीन में होता है और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कजाकिस्तान में होता है। ये सवाल पीछे पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें सॉरी एक और आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है क्या? ठीक है, चलिए आइए अब बताना। 3 हो गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो हाँ, ये बात सही है कि टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक चीन में किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। और हमारा तीसरा भी ऑप्शन हमारा सही, आयोडीन का सर्वाधिक उत्पाद चिली में किया जाता है, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूरा तटीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसी तरीके से हमारा इनमें से 68 का सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल कहता है, हिस्ट्री का सवाल है और कह रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, हेक्टर मुनरो क्या बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध का, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नहीं, बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का इसने किया था। हेक्टर मुनरो बक्सर रट लीजिए। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये गलत है। ठीक है, चलिए आइए 70 नंबर सवाल देख लेते हैं। मिलाना है आपको, एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ स्थिति है। ठीक है, चलिए ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है? का ग्वादर बंदरगाह ये तो पड़ता है पाकिस्तान में। क्या ग्वादर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, पोर्ट निल्लोथ ये बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका में। अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र में पड़ता है। इगारका ये रूस में पड़ता है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्वादर पाकिस्तान, पोर्ट निल्लोथ कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में पड़ता है। और इगारका रूस में पड़ता है। आगे बढ़ें। ओके, 71 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड मेयो द्वारा। ठीक है, चलिए आपको बताना है इसमें रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठीक है, चलिए आइए इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उसकी भाषा दिए गए हैं। चलिए आइए आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा मैच कराना है। ठीक, चलिए आइए 72 नंबर सवाल देख लेते हैं। 72 नंबर सवाल, भारत मित्र, भारत मित्र जो है किस भाषा में है? तो भारत मित्र जो है वो हमारा हिंदी भाषा में है। ठीक, और राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रहित हमारा जो है वो मराठी भाषा में है। प्रजामित्र की बात की जा रही है, प्रजामित्र हमारा गुजराती भाषा में है। और नायक जो है हमारा वो बंगाली भाषा में है। इसी तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, सूची 1 से सूची 2 को आप लोगों को मिलान करना है। चलिए भैया, कलकत्ता मदरसा इसको किसने बनवाया था? ठीक है, चलिए आइए, कलकत्ता मदरसा इसको बनवाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात की जा रही है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसको मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। ठीक है,
चलिए आइए आगे बात की जा रही है हिंदू कॉलेज को राजा राम मोहन राय ने और बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा सी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 74 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। किसकी असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना जो जिन्ना थे इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो इनमें से हमारा जिन्ना ने इसका कभी भी समर्थन नहीं किया था। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है। चलिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। क्या ये बात सत्य है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1878 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की गई थी। चलिए 75 का कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ये वाला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, बाकी हमारे सारे सत्य हैं। ठीक, चलिए आइए 76 नंबर सवाल देख लेता हूं। ठीक, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहला बीना दास, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त, मातंगनी हजारा। चलिए अब बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सुनीति चौधरी ने ठीक गोली मार करके जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। चलिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फार्मिक अम्ल बर्रे के डंक से, एसिटिक अम्ल कच्चे आम में, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में। चलिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सही सुमेलित नहीं। बाकी फार्मिक अम्ल बर्रैया के डंक में, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। चलिए 78 नंबर देख लेते हैं फटाफट। 71 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लिपियर, इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक, दुर्गादास इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, के अजीज दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत बताया गया है। तो इनमें से ये ऑप्शन हमारा गलत, बाकी हमारे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आइए आगे सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल कह रहा है कि प्रधान यमुनोत्तर गुजरती है कहाँ से। अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया अल्जीरिया से भी गुजरती है और फ्रांस से भी गुजरती है। ठीक है, और नाइजीरिया से, पुर्तगाल से नहीं गुजरती है, इसीलिए हमारा ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है फटाफट। ठीक, कह रहा है वर्ष 2023 में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा गलत है, गलत की पहचान करना है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख गीतिका श्रीवास्तव हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि KV सुब्रह्मण्यम में। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश मनप्रीत मोनिका हैं। ठीक, UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला अश्वनी KP हैं। तो इनमें से गलत की पहचान करना है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो इनमें से हमारा B ऑप्शन सही है। ये सवाल पूछा जाता है गीतिका श्रीवास्तव के बारे में। ठीक है, और अमेरिका में पहली सिख महिला मोनिका सिंह जज हुई हैं। ठीक है, और UNHRC ठीक इसमें महिला जो है अश्वनी KP हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें। ओके, 81 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है कौन सा। सेलुलोज है, टेफ्लॉन है, टेरिलीन है, बैकेलाइट है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बहुलक है। तो सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। चलिए, क्या कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, संत कबीर नगर का मुख्यालय अमरोहा है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय अमरोहा नहीं है, बाकी कुशीनगर का पडरौना है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं।
83 नंबर, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? ठीक, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी झील है? मिशिगन झील, हुरॉन झील, सुपीरियर झील और इरी झील। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 83 नंबर, ये मिशिगन झील जो है पूरी तरीके से अमेरिका में पड़ती है। चलिए आइए अगला सवाल